बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. So this is the lecture number 1 on chapter number 18, atomic spectra, and in this lecture I am going to solve the problems on the energy and radius of the nth orbit of hydrogen atom. So these are the numericals which I am going to solve in this chapter. Almost 30 years VI के पास numericals. It contains energy, radius, binding energy, hydrogen spectrum, absorption spectrum, excitation and emission spectrum, de-excitation numerical, and the rest of ones are almost 23 numericals. Question number 22 is very difficult and 21 is almost same. Both contain excitation and de-excitation in a single numerical. So these are the problem which I am going to solve in this chapter. So in this lecture number 2, I am going to solve the problems on the hydrogen spectrum. It contains almost this numerical 7 numericals over there, and all are very important. Okay, now first of all I am discussing the formula for the hydrogen spectrum. The wavelength of photon is given by 1 over lambda is equal to RH, where R is the Rydberg constant divided by 1 upon NF square minus 1 upon Ni square, where Ni is the higher shell or higher orbit or higher state of atom, and NF is the lower shell or lower level where electron occupy its position. तो Ni हमारे पास जो है, जो न्यूक्लियस के बाद शेल्स आते हैं KLMN, वो हायर शेल कहलाएगा, और NF जो है हमारे पास लोअर शेल कहलाएगा डी एक्साइटेशन में, यानी कि ट्रांजिशन में फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल. इसमें जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर लेवल में ट्रांजिशन करता है, डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, लाइमन सीरीज बार्मर सीरीज जो नज़र आ रही हैं आपको, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के दौरान फोटोन इमिट करता है या एनर्जी जो रिलीज़ करता है फोटोन की शक्ल में, उसकी वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है 1 over लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 upon NF स्क्वायर minus 1 upon Ni square. RH is the Rydberg constant. Its value is given 1.09 exponent 7 meter inverse. And by the help of wavelength, you can find its energy of photon, that is E is equal to HF or E is equal to HC over lambda, where H is the Planck's constant, C is the speed of light. Okay. So this is another image of the hydrogen spectrum, Lyman series, Balmer series. Lyman series lying in the ultraviolet region, Balmer in the visible region, Paschen, Brackett and Pfund are lying in the infrared region, and it is another series, a new series called Humphrey series, is also lying in the infrared, far infrared, very far infrared region. ये नई हम्फ्रे सीरीज़ जो है डिस्कवर हुई है, ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा नहीं पता होता, तो ये भी आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक सीरीज़ कहलाती है. तो इन सीरीज़ में आपके पास जो एनर्जी लेवल्स हैं न्यूक्लियस के बाद, पहले n=1 में जो आपके पास शेल की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं. उसके पास n=2 जिसमें बार्मर सीरीज़ कहलाती है, वो -3.4 एंड सो ऑन. ये सारी यहाँ पर गिवन है एनर्जी लेवल्स की आपके पास एनर्जीज़ कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो शेल्स की एनर्जी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि वो बाउंड एनर्जी कहलाती है, और जो हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एनर्जी. सो लाइमन सीरीज वी हैव अ फार्मूला 1 upon लैम्डा RH 1 upon NF स्क्वायर माइनस Ni स्क्वायर. तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो डी एक्साइट होता है उसका NF जो है वो 1 होता है, यानी फाइनली इलेक्ट्रॉन पहले शेल पर आता है
डेट इज़ NF इजिकल टू 1, ये फिक्स रहता है। अब इलेक्ट्रॉन फाइनल ऑर्बिट पे तो आ रहा है, लेकिन वो सेकंड शेल से भी आ सकता है, तीसरे से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है, या इनफाइनाइट से भी आ सकता है। तो Ni की वैल्यू जो है वो 1 के बाद यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। तो लैमन सीरीज़ में एक बात आपने याद रखनी है कि आपके पास जो NF होगा यानी कि फाइनल शेल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फाइनल स्टेट डी एक्साइटेशन के बाद, फोटोन इमिट करने के बाद, वो पहला शेल होता है। ये इसकी डायग्राम देख लीजिए। तो ये लैमन सीरीज़ की पहली स्पेक्ट्रम है, यानी कि सेकंड शेल से जो पहले शेल पर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा। यहाँ पे जो फोटोन इमिट होता है इसकी एनर्जी बहुत लो होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहलाती है। और इस ट्रांजिशन को जो है वो क्या कहते हैं, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहा जाए तो ऑफ लैमन सीरीज़, तो आपके पास NF1 होगा और उसका Ni कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली अगर एग्जाम में कहा जाए आपसे कि फाइंड दी सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, तो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन जो है फर्स्ट के बाद आएगी। फर्स्ट जो है वो 2 से 1 पर आया, अब 2 के बाद 3 थर्ड लेवल आ रहा है, तो थर्ड से 2 पर फर्स्ट पर आने वाली इलेक्ट्रॉन से जो फोटोन इमिट होगा ये कहलाएगी आपके पास सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन। सिमिलरली अगर चौथे शेल से पहले शेल पर यानी लैमन सीरीज़ पे आ रहा है तो ये कहलाएगी आपके पास थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। सिमिलरली फिफ्थ से अगर फर्स्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है तो ये कहलाएगी फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर इनफाइनाइट से फर्स्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी होती है, इसको हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी कहते हैं ऑफ लैमन सीरीज़। और यहाँ पे एनर्जी बहुत हाई होती है, फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ जो है वो लो होती है या फिर शॉर्ट होती है या फिर मिनिमम होती है। तो लॉन्ग को हम मैक्सिमम भी कह सकते हैं, शॉर्ट को हम मिनिमम भी कह सकते हैं। यानी कि वेवलेंथ अगर स्मॉल है तो उस फोटोन में ताकत, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक वेवलेंथ के साथ इन्वर्स होता है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो। तो ये आपको याद होना चाहिए एग्जाम में। कभी कभार लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी पूछ लेते हैं ऑफ लैमन सीरीज, शॉर्टेस्ट भी पूछ लेते हैं, कभी कभार थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लैमन सीरीज भी पूछ लेते हैं। इन सब में आपको पता होना चाहिए कि लैमन सीरीज में NF तो 1 है, लेकिन Ni क्या होगा। तो लॉन्गेस्ट में Ni की वैल्यू जो है वो 2 होगी और शॉर्टेस्ट में Ni की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। Similarly in the same way बाल्मर सीरीज में वी हैव दैट सेम फार्मूला। तो बाल्मर सीरीज में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है डी एक्साइट होकर सेकंड शेल पे आता है तो NF इजिकल टू 2। तो सेकंड शेल पे आने के लिए या तो थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से आएगा या फिर इनफाइनाइट से आएगा। तो Ni की वैल्यू जो है वो 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट होती है। R एच रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी डायग्राम देख लीजिए। तो यहाँ पे NF हमारे पास जो है वो 2 है। फर्स्ट शेल की यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने भी वो डी एक्साइट होकर आ रहे हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, सेकंड शेल पर आ रहे हैं। तो अगर थर्ड से सेकंड शेल पर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो इसको हम कहेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसकी एनर्जी लो होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, लेकिन इसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग होगी, तो इसको हम कहेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़ में आपके पास बाल्मर का मतलब NF2 होगा, लेकिन इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वजह से इसका Ni कितना हो जाएगा, 3। इसको हम फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन भी कहते हैं। सिमिलरली सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन में Ni आपका 4 हो जाएगा, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन में आपके पास Ni 5 हो जाएगा। NF तो 2 ही रहेगा क्योंकि बाल्मर सीरीज़ चल रही है, फिक्स्ड है। और अगर इनफाइनाइट से 2 पर आता है तो ये कहलाएगा लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी इस फोटोन की, और इसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टर होगी। ओके, नाउ पार्शियन सीरीज। इन पार्शियन सीरीज इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड एट थर्ड लेवल, NF इजिकल टू 3 फ्रॉम, या तो फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से आएगा, सिक्स से आएगा या फिर इनफाइनाइट से आएगा। लेकिन आएगा किसके ऊपर, डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट को कौन सी बनानी पड़ेगी, अपनी थर्ड शेल।
तो ये डायग्राम है, यहाँ पे N1 N2 का कोई काम नहीं है, हम N3 से डायरेक्ट शुरुआत करेंगे। तो N3 को हम कहेंगे पार्शियल सीरीज़ का जो हमारे पास शेल है। तो 4 से 5 से और 6 से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके आएंगे यहाँ पे, या तो 4 से 3 पर आए, ये कहलाएगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसकी एनर्जी लो होगी, फ्रीक्वेंसी भी इसकी लो होगी, वेवलेंथ इसकी सबसे मैक्सिमम होगी, इसी वजह से एनर्जी लो है। इसको हम कहेंगे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी कह सकते हैं। नाउ द फर्स्ट सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, इलेक्ट्रॉन विल डी एक्साइट फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 से 3 पर आएगा, तो ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन कहलाएगी पार्शियल सीरीज की। और अगर 6 शेल से थर्ड पे आता है तो ये कहलाएगी थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। एंड सिमिलरली फ्रॉम इनफाइनाइट टू थर्ड शेल वी कॉल इट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसकी एनर्जी भी हाई है, फ्रीक्वेंसी भी हाई है, एंड वेवलेंथ इसकी मिनिमम होगी या शॉर्ट होगी। ओके, सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नाउ इन ब्रैकेट सीरीज NF इज इक्वल टू 4, बट Ni जो है वो 5, 6, 7, 8 सो ऑन इनफाइनाइट हो सकता है। सिमिलरली इन B1 सीरीज NF इज इक्वल टू 5, बट Ni इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, बट 6 से स्टार्ट होगा शेल नंबर, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सिमिलरली इन Humphrey सीरीज NF is equal to 6 and Ni will be start from 7, 8, 9, 10, 11 so on. Okay, note down all these formula carefully. Okay, now problem number 4 is come in 2014. Determine the longest and shortest wavelength emitted by a photon in Lyman series. Here's a diagram which we have already discussed in the previous slides. So in Lyman series NF is equal to 1 and Ni may be 2, 3, 4, 5 or maybe infinite. But for the longest wavelength we know that Ni is 2. Ni जो है वो 2 होता है लाइमन सीरीज़ में, यानी कि जिस शेल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट शेल है वहाँ से आने वाला फोटोन जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। सो वी कॉल इट फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। एंड सिमिलरली अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करनी है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ से आएगी, इनफाइनाइट से 1 पर आएगी, तो उसका Ni कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। बट here we discuss all things, second spectral line, third spectral line, and this is the shortest wavelength. We're having high energy, high frequency, but wavelength is minimum. So in the data, these are the answers. In the data, let Lyman series means NF is equal to 1. लैम्डा मैक्सिमम शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट को हम लैम्डा मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मैक्सिमम लैम्डा के लिए आपको पता है, डायग्राम देख सकते हैं, Ni कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर मिनिमम वेवलेंथ के लिए Ni कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। प्लांक्स कांस्टेंट एंड रिडबर्ग कांस्टेंट आर गिवन ओवर देयर। सो दिस इज द होल डेटा ऑफ दिस न्यूमेरिकल। Okay, now in the solution for maximum wavelength using equation of 1 over lambda RH 1 upon NF square minus 1 over Ni square, and by taking inverse on the right hand side it will become lambda 1 over lambda पे अगर आप होल इन्वर्स ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा बन जाएगा। और राइट हैंड साइड की फुल वैल्यू का इन्वर्स हो चुका है। बाय प्लेसिंग देयर वैल्यूज विल गेट आवर वेवलेंथ 122.3 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर। एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड इट्स एनर्जी ऑफ दिस वेवलेंथ, बिकॉज इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है तो इसकी एनर्जी मिनिमम आएगी, सबसे कम आएगी। सो ई मिनिमम इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा मैक्सिमम। इस बात का ख्याल रखना है आपने कि अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो उसकी एनर्जी मिनिमम आएगी, अगर वेवलेंथ मिनिमम होती तो एनर्जी उसकी मैक्सिमम आती। जितनी बारीक वेवलेंथ होती है उसमें ताकत एनर्जी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। बाय प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल वेरिएबल्स यू गेट आवर एनर्जीज 1.62 एक्सपोनेंट माइनस 18 जूल। Okay, so this is the end of its first part. Now for minimum wavelength, again using the formula of hydrogen spectrum wavelength and taking inverse on the right hand side, it will become lambda is equal to RH 1 over NF square Ni square whole inverse, and by placing the values, so keep in mind that Ni is
NF इजिकल टू 1 ओवर देयर, बट फॉर द मिनिमम वेवलेंथ NI जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट 1 ओवर इनफाइनाइट जो है वो 0 के बराबर होता है। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ 1 बचेगा और उसके साथ रेडबर्ग कांस्टेंट बचेगा। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट योर मिनिमम वेवलेंथ 91.73 एक्सपोनेंट -9 मीटर। Now in order to find its energy for its minimum wavelength, so its energy is maximum, क्योंकि wavelength minimum है तो energy maximum आएगी। E is equal to hc over lambda minimum. By placing the values you will get your energy maximum is 2.17 exponent -18 joule, or you can write this value as -13.6 electron volt। हम इसे 13.6 electron volt भी लिख सकते हैं by कन्वर्टिंग इट्स फ्रॉम जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि आपको चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना होता है वैल्यू को 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। ओके, now in this problem, next problem is find the value of shortest and longest wavelength emitted by photon in the Balmer series and find its minimum energy in electron volt। minimum energy का मतलब आपको maximum wavelength की energy भी निकालनी होगी, यानी कि longest wavelength की shortest wavelength की आपने longest wavelength की energy wavelength से जब आप energy निकालेंगे तो minimum energy आएगी। in the diagram of the Balmer series, so in the Balmer series we know that NF is equal to 2 and NI is equal to 3 for the लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जब 3 से 2 पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होगा तो यहाँ पे जो है सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, एनर्जी भी लो होगी, यानी कि मिनिमम एनर्जी होगी और वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। इसको हम फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज भी कह सकते हैं, जिसके लिए बाल्मर सीरीज में NF2 होगा, लेकिन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की ऐसे NI कितना होगा 3। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में हमेशा याद रखें कि इनफाइनाइट से उस शेल पे इलेक्ट्रॉन आता है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसी भी शेल की हो, किसी भी सीरीज़ की हो, तो उसमें आपके पास NI इनफाइनाइट होता है, कीप इन माइंड। दिस इज़ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। अगर 4 से 2 पर आता है तो फर्स्ट सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन कहलाएगी, अगर 5 से 2 पर आता है तो ये थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन कहलाएगी। अगर इनफाइनाइट से 2 पर आता है इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी कॉल्ड shortest wavelength, having maximum energy, having maximum frequency and minimum wavelength, short wavelength. In the data these are the answers. Let Balmer series, then NF is equal to 2, which is fixed. For maximum wavelength is NI is 3 and for minimum wavelength is NI is infinite. Now coming toward its solution. For maximum wavelength, using equation of wavelength and taking inverse on right hand side by placing the values of variables, NF is equal to maximum wavelength के लिए बाल्मर सीरीज है तो NF तो 2 रहेगा और NI की जगह आपने 3 रख दिया स्क्वायर के साथ। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट योर रिजल्ट 660.5 एक्सपोनेंट -9 मीटर। इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स वेव इट्स एनर्जी, दैट इज मैक्सिमम वेवलेंथ हैज़ मिनिमम एनर्जी hc over lambda, and you will get your result is 3.01 exponent -19 joule. Now to convert this joule into electron volt, divide this value by 1.6 exponent -19. So you will get your result in electron volt, that is 1.9 electron volt. Now for the solution is continue. For minimum wavelength, again using equation of wavelength, and by placing the for minimum wavelength we know that in the Balmer series and NF is equal to 2, and for the minimum wavelength NI is infinite for every spectrum, and 1 over infinite is 0. So you will get your minimum wavelength 367 exponent -9 meter. एंड इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स एनर्जी, ये मैक्सिमम एनर्जी जो निकाली आ रही है, एनर्जी जो मैं निकाल रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा काम है एग्जाम में, आपको सिर्फ वेवलेंथ तक ही काम करना होगा। फॉर एनर्जी मैक्सिमम यूजिंग hc ओवर लैम्डा मिनिमम, अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम आएगी। बाय प्लेसिंग देयर वैल्यूज यू विल गेट योर मैक्सिमम वेवलेंथ 5.42 एक्सपोनेंट -19 जूल और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके,
Note down it carefully. Okay, now in this problem, the next problem, calculate the energy of longest wavelength radiation emitted in Paschen series in hydrogen atom spectra, having constants are given over there. So in Paschen series longest wavelength, we have to calculate the energy of the longest wavelength. So energy of the longest wavelength by drawing the diagram of the Paschen series. So in Paschen series our NF is equal to 3, and for its longest wavelength electron will de-excite from the next shell after 3, that is from 4 to 3. So this transition with the help of red arrow will give you the longest wavelength, and if you find its energy you will get its result. Its energy is low, its frequency is also low, but its wavelength is long or maximum. So we also call it first spectral line of the longest wavelength of the Paschen series, that is for first spectral line of the Paschen series Ni is 4, and for second spectral line of Paschen series is Ni is equal to 5. And in order to find the shortest wavelength of Paschen series, Ni is infinite, having high energy, high frequency and shorter or minimum wavelength. Now in the data, these are the answer. In the data, Paschen series NF is equal to 3 which is fixed. Paschen series में NF जो है वो 3 रहेगा क्योंकि थर्ड सीरीज है आपके पास है, और मैक्सिमम वेवलेंथ की वजह से Ni कितना हो जाएगा 4, और मिनिमम वेवलेंथ तो उन्होंने पूछी नहीं है, सो वी डोंट डिस्कस इट। और इसी की आपने एनर्जी निकालनी जो कि कम एनर्जी आएगी, मिनिमम आएगी। एग्जाम में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसमें सिर्फ एनर्जी लिख दें, मिनिमम या मैक्सिमम हटा दीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस वेवलेंथ जो आप निकाल रहे हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, उस वेवलेंथ पे जो आप एनर्जी आएगी वो एनर्जी आपसे पूछी गई है। In the solution for maximum wavelength, using equation of wavelength inversing on the right hand side by placing the value for maximum wavelength of Paschen series, you know that in the data NF is equal to 3 and Ni is equal to 4. You will get your wavelength 1887.3 exponent minus 9 meter. For its energy, by placing the values of Planck's constant, speed of light and wavelength, you will get its minimum energy is 1.054 exponent minus 19 joule, and in electron volt it will become 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे। सो वी विल गेट आवर आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now in this problem, next problem is find the value of shortest and longest wavelength emitted by a photon in the Balmer series and find its minimum energy in electron volt। minimum energy का मतलब आपको maximum wavelength की एनर्जी भी निकालनी होगी, यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की आपने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की एनर्जी वेवलेंथ से जब आप एनर्जी निकालेंगे तो मिनिमम एनर्जी आएगी। इन द डायग्राम ऑफ द बाल्मर सीरीज, सो इन द बाल्मर सीरीज वी नो दैट NF is equal to 2 and Ni is equal to 3 for the longest wavelength। जब 3 से 2 पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होगा तो यहाँ पे जो है सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, एनर्जी भी लो होगी, यानी कि मिनिमम एनर्जी होगी और वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। इसको हम फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज भी कह सकते हैं, जिसके लिए बाल्मर सीरीज में NF 2 होगा, लेकिन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वजह से Ni कितना होगा 3। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में हमेशा याद रखें कि इनफाइनाइट से उस शेल पे इलेक्ट्रॉन आता है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसी भी शेल की हो, किसी भी सीरीज़ की हो, तो उसमें आपके पास Ni इनफाइनाइट होता है, कीप इन माइंड। दिस इज़ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। अगर 4 से 2 पर आता है तो फर्स्ट सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन कहलाएगी, अगर 5 से 2 पर आता है तो ये थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन कहलाएगी। अगर इनफाइनाइट से 2 पर आता है इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी कॉल्ड shortest wavelength, having maximum energy, having maximum frequency and minimum wavelength, short wavelength. In the data, these are the answers. Let Balmer series then NF is equal to 2 which is fixed. For maximum wavelength is Ni is 3 and for minimum wavelength is Ni is infinite. Now coming toward its solution,
Now for the solution is continue. For minimum wavelength, again using equation of wavelength, and by placing the for minimum wavelength, we know that in the Balmer series and NF is equal to 2, and for the minimum wavelength Ni is infinite for every spectrum, and 1 over infinite is 0. So you will get your minimum wavelength 367 exponent minus 9 meter. एंड इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स एनर्जी, ये मैक्सिमम एनर्जी जो निकाली आ रही है, एनर्जी जो मैं निकाल रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा काम है एग्जाम में, आपको सिर्फ वेवलेंथ तक ही काम करना होगा. फॉर एनर्जी मैक्सिमम यूजिंग एच सी ओवर लैम्डा मिनिमम, अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम आएगी. बाय प्लेसिंग देयर वैल्यूज यू विल गेट योर मैक्सिमम वेवलेंथ 5.42 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, नोट डाउन इट केयरफुली. Now in problem number 9, the light of wavelength 486.3 nanometer is emitted by a hydrogen atom in Balmer series. What transition of hydrogen atom is responsible for this radiation? We have to find the transition. So in the diagram, first of all, I will discuss about the Balmer series. So in the Balmer series, you know that if electron is de-excited from third to second shell, we call it first spectral line, or low energy, low frequency and longest wavelength, second spectral line, third spectral line, and the shortest wavelength. Okay, so here we discuss each and everything about the Balmer series. Now coming towards this data, we have to find the orbital shell number और द ट्रांजिशन नंबर कि किस शेल से इलेक्ट्रॉन ने इस वेवलेंथ को इमिट आउट किया है और वो बाल्मर सीरीज़ पे आया. तो बाल्मर सीरीज़ का मतलब इसमें डेटा में आप देखेंगे लेट बाल्मर सीरीज़ का मतलब NF तो 2 है. अब आपको NI यहाँ पर गिवन नहीं है बल्कि वेवलेंथ गिवन है. जैसे अभी तक हम जितने न्यूमेरिकल कर रहे थे वहाँ पे वेवलेंथ मालूम करनी थी और NF और NI गिवन थे. तो बस यहाँ पे ये थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पे आपको वेवलेंथ गिवन है जो फोटोन इमिट हुआ है इस ट्रांजिशन में. अब ये नहीं पता वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, सेकंड से आया, थर्ड से आया, फोर्थ से आया, इनफाइनाइट से आया. ठीक है, आंसर बहरहाल नज़र आ रहा है आपको कि फोर्थ से आया, बट हमें ये प्रूफ करना है मैथमेटिकली. सो लैम्डा मैक्सिमम आपको गिवन है या वेवलेंथ आपको गिवन है, बट यू हैव टू फाइंड इट्स शेल नंबर कि किस शेल से वो बाल्मर सीरीज़ के 2 पर आया है. वेवलेंथ नैनोमीटर में थी तो नैनो को आपने एक्सपोनेंट माइनस 9 से मल्टीप्लाई करके ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लिया है. नाउ NI इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क and Planck's constant and Rydberg constant are given over there. Okay, so this is the complete data of this numerical. Now coming towards its solution. So in the solution for N, using equation of wavelength, now equate this equation for NI because हमें NI फाइंड आउट करना है. इक्वेट फॉर NI तो हमने यहाँ पर RH को डिवाइड कर दिया 1 ओवर लैम्डा से, फिर N अपॉन NF स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है, वैल्यूज रख दी सबकी, और 1/2 1 अपॉन NI स्क्वायर नेगेटिव में था उसको लेफ़्ट पे भेजा और उस पूरी बड़ी वैल्यू को 1 ओवर वेवलेंथ रिडबर्ग कांस्टेंट को राइट साइड पे हमने प्लेस कर दिया. After calculation you will get 1 upon NI square is equal to 0.06134. Now taking square root and equate for the NI, you will get 4.037. So that's mean shell number is 4. NI कितना है हमारे पास 4 है. Okay, it's a very important numerical and quite difficult, little bit change, so इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा. Okay, now the next problem. What is the longest wavelength of light capable of ionizing a hydrogen atom? What energy in electron volt is needed to ionize? And constants are given over there. तो इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में यानी कि फर्स्ट शेल में मौजूद है, आपको उसे आयोनाइज करना है, यानी कि ये एक्साइटेशन का न्यूमेरिकल है. ओके, तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पे NF यानी कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से इनफाइनाइट शेल तक हमें उसको भेजना है.
इस तरीके से ये ट्रांजिशन करनी है। तो इस ट्रांजिशन में होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आयोनाइज हो जाएगा, तो उसके लिए कितनी एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो एक तरह से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला न्यूमेरिकल है ये। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में आपको पता है कि NF जो है वो 1 होता है और NI कितना होता है, इनफाइनाइट। इस पे आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे शेल नंबर्स की मदद से और उसी को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, एनर्जी फाइंड कर लेंगे, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नाउ इन द डेटा ये हाई एनर्जी हाई होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं। These are the answer in the data. Let ग्राउंड स्टेट में आपके पास NF या N लो कितना हो जाएगा 1, और मैक्सिमम वेवलेंथ आपको निकालनी है या वेवलेंथ के लिए आपको जो फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर आयनाइजेशन यू नो दैट शेल शुड बी लास्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में चला जाए, तो NI या N हाई कितना हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट। हायर ऑर्बिट का जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल भले एक्साइटेशन का या डी एक्साइटेशन का, बस आपने याद रखना कि हायर शेल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है और लोअर शेल की एनर्जी कम होती है। नाउ इन द सॉल्यूशन फॉर लैम्डा आयोनाइजेशन, के आयोनाइजेशन के लिए जो हम वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, अगेन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ। अब यहाँ पे मैंने NF को N लो लिखा है, यानी कि लो एनर्जी ऑर्बिट, और NI को मैंने हाई एनर्जी ऑर्बिट लिखा हुआ है। तो लो एनर्जी ऑर्बिट आपके पास लाइमन सीरीज़ का जो है 1 आ जाएगा, और NH की जगह जो है इनफाइनाइट का स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर इनफाइनाइट जो 0 होता है। फॉर दिस यू विल गेट वेवलेंथ 91.73 (10⁻⁹ मीटर। अब इस वेवलेंथ की आपने एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो फॉर इट्स एनर्जी Hc ओवर वेवलेंथ you will get your energy is 2.17 (10⁻18 joule, and convert it into electron volt, you will get its energy is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले शेल में हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है -13.6 होती है, तो आप उसको अगर प्लस 13.6 प्रोवाइड कर देंगे तो उसके पास टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फोर्स से आज़ाद हो जाएगा। आयनाइजेशन विल बी अकर्ड। ओके, सो दीज आर द एंड ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस lecture. Okay, now I am discussing about the few spectral lines. It's quite simple and maybe come in the MCQs, तो इसको ज़रूर सुन लीजिए। Okay, now the number of spectral lines. A hydrogen atom excited to n is equal to 2 will possibly emit what number of spectral lines? तो 2 लेवल डायग्राम यहाँ पे बनेगी कि हाइड्रोजन एटम जो है वो अपने फर्स्ट शेल से सेकंड शेल पे एक्साइट हुआ है, तो जब वहाँ से वो डी एक्साइट होगा तो उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही लाइन स्पेक्ट्रम या एक ही लाइन यहाँ से इमिट होगी। तो इट्स आंसर इज 1 स्पेक्ट्रल लाइन। सिमिलरली अगर यही बात कही जाए कि अगर 3 लेवल डायग्राम हो हमारे पास, तो उसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आपको मिलेगी, पॉसिबल ट्रांजिशंस जो हो सकती हैं, इसको देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। So for the 3 level diagram n is equal to 1, 2 and 3, so the transition सबसे पहले जो है वो हम थर्ड से 1 की दिखाएंगे कि थर्ड से 1 पर इलेक्ट्रॉन आया, ये देखिए थर्ड शेल से फर्स्ट पे आया। फर्स्ट शेल को पहले कंप्लीट करेंगे। एक तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट शेल की क्या थी, थर्ड से फर्स्ट पर आ गया, फिर सेकंड से फर्स्ट पे आ गया, तो फर्स्ट शेल की अब पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई, अब कोई ट्रांजिशन फर्स्ट शेल की नहीं हो सकती। अब कौन सी ट्रांजिशन हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन थर्ड से 2 पर आ जाए। अब सेकंड शेल की ट्रांजिशन भी हो गई, तो हमारे पास टोटल स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर कितनी आनी है, 3। ओके, now the hydrogen atom excited to n is equal to 4 will possibly emit the what number of spectral line। तो अगर 4 लेवल डायग्राम हो तो आपके पास यहाँ पर कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, इसको देखते हैं। n is equal to 1, 2, 3 and 4। सबसे पहले आप जो है पहले शेल की ट्रांजिशंस को दिखाएंगे कि पहले 4th शेल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे आया, पहली पॉसिबिलिटी, फिर थर्ड से फर्स्ट पर आया, सेकंड पॉसिबिलिटी, फिर सेकंड से फर्स्ट पर आया, तो फर्स्ट शेल की सारी ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई, एक पॉसिबिलिटी तो ये थी।
अब इसके बाद हम आएंगे सेकंड शेल पर कि n=2 की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो n=2 के इलेक्ट्रॉन चौथे से दूसरे पर आ सकता है या तीसरे से दूसरे पर आ सकता है। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी सेकंड शेल की पॉसिबिलिटीज़ या ट्रांजिशन लाइंस भी यहाँ पर एंड हो गई। अब किसकी बारी आएगी? थर्ड शेल की, क्योंकि फोर्थ से थर्ड पे भी इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट हो सकता है। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बच रही, क्योंकि 4 लेवल डायग्राम है तो 5th लेवल जब है ही नहीं तो 4 से 5th से 4 का सफ़र तो हो ही नहीं सकता। हमें बस 4 लेवल को ही डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन चौथे लेवल से जितनी जगहों पे ट्रांजिशन या कर सकता है। तो ये सारी पॉसिबल ट्रांजिशन इसकी आ चुकी हैं। तो लाइंस को अगर आप काउंट कर लें तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस आर 6 लाइंस। सिमिलरली इन द सेम फैशन for 5 level diagram, now try it by yourself। सबसे पहले आप शेल 1 की पॉसिबिलिटी दिखाएंगे कि 5 से 1 पे आया इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट हुआ, 4 से 1 पे आया, 3 से 1 पे आया और 2 से 1 पे आया। तो 1 शेल की लाइमन सीरीज़ यहाँ पे एंड हो गई, पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म। अब आएगी बाल्मर सीरीज़ यानी कि N2 की पॉसिबिलिटी आएंगी। तो N2 पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है? N2 पे 3 से आ सकता, पहले 5 से दिखाया, 5 से 2 पर आया, 4 से 2 पर आया, 3 से 2 पर इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट हुआ। ये 2 की ट्रांजिशंस भी यहाँ पर एंड हो गई। अब ट्रांजिशन और क्या हो सकती है? थर्ड शेल को देखिए, थर्ड शेल की क्या है कि 5वें से थर्ड शेल पे आ जाए या चौथे से थर्ड शेल पे आ जाए। तो थर्ड शेल की ट्रांजिशंस भी यहाँ पे ख़त्म हो गई। छठा शेल है नहीं तो उसका हम डिस्कस करेंगे नहीं। इसके बाद चौथे शेल पे आए तो चौथे शेल पे कौन सी ट्रांजिशन हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ 5 to 4। सो दीज आर द स्पेक्ट्रल लाइंस विच वी गेट इन 5 level diagram। So here 10 spectral lines will be observed। It's a very important question और ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है MCQs की फॉर्म में, तो ये आपको आना चाहिए। Okay class, so this is the end of this lecture। You can get each and every notes and the numerical worksheet of the numericals and formulae by clicking the link in the description of YouTube channel। इस वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही होगी वहाँ पे आप इसके नोट्स वर्कशीट इजीली गेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।